मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक है, वो एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या मालूम? बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी उड़ीसा ही आंसर होगा। ठीक है, और लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी उड़ीसा आंसर होगा। ठीक है, उड़ीसा से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, उस सभी को एक साथ आपको यहीं पर बताते हैं। ठीक है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, यानी कि तीनों मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों मंदिर से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। याद इसको ऐसे रखना है, पाराद्वीप। ठीक है, द्वीप मतलब आप लोग जानते हैं, द्वीप मतलब जैसे दीपक होता है ना, दीपक जैसे उससे रिलेट करना है इसको, दीप। तो दीप जब जलता है, तो दीप जब जलता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे उड़ता है ना, ये ऐसे उड़ता है। तो जब ये उड़ता यानी उड़ीसा है ना, उड़ता यानी उड़ीसा रिलेट कर देंगे। तो पारादीप जो बंदरगाह है ये कहाँ है, उड़ीसा में। काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, तो पाराद्वीप से रिलेट कर लेना है। द्वीप माने उड़ता है यानी उड़ीसा। अब जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये पूछा जाएगा, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। तो इसको याद कैसे रख लेना है, गुजरात। रात में कांड हो गया, रात में कांड हो गया, यानी कि जब भी आएगा कांडला यानी कांड गुजरात, रात में कांड हो गया। तो ऐसे करके याद रहेगा। ठीक है, बात करते हैं और आगे कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है, तो वो है चिल्का झील। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस राज्य में है, तो वो भी उड़ीसा में है, महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको याद करवाए थे, हीराकुंड बांध महानदी पर है। याद कैसे रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। एक प्रश्न आता है ये कि गुरु केलुचरण जो है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, गुरु केलुचरण। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो वो उड़ीसा का है। ठीक है, तो इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ एंड साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री होगा। यानी कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुवों की ओर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे कि मरुस्थल की बात आई है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह सहारा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है थार मरुस्थल, राजस्थान में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय देश में है, को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो बंधन बैंक, जिससे ने बंधन बैंक के बारे में सुने होंगे, तो ये बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, बंधन बैंक का संस्थापक कौन है, तो चंद्रशेखर घोष है। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है, तो मुंडारी नृत्य इसको रिलेट ऐसे करना है कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था मालूम, तो मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में, तो वहीं से इसका आंसर भी रिलेट कर लेना है, मुंडा है ना, मुंडारी नृत्य झारखंड का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यहाँ से दो प्रश्न आपको याद रहेगा, एक मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में, और मुंडारी नृत्य
वो भी झारखंड का है। ठीक है। अच्छा, सरहुल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सरहुल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? तो यक्षगान है कर्नाटक का। और अजी लामू और पोनुंग ये कहाँ का नृत्य है? पोनुंग कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अजी लामू भी अरुणाचल प्रदेश का है। और मिजोरम से एक नृत्य याद रखना आपको, वो है चेराव। कौन सा है? तो चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो जबरन श्रम ये होता है अनुच्छेद 23 में। ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। देखिए, जबरन श्रम, बालात श्रम, तो ये होगा अनुच्छेद 23। 24 को ऐसे रिलेट कर लीजिए तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। कैसे? 24 यानी कि 14, 24 14, 24 14 इससे रिलेट करिए, यानी 14 वर्ष से कम जो बच्चों को है कारखानों में लगाना प्रतिबंध है। कारखानों में उसका रोजगार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध है। तो 24 14 यानी कि 24 में क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम वाला। ठीक है। तो 14 वर्ष से कम वाला आएगा, तभी ऑप्शन आंसर करना है अनुच्छेद 14। ठीक है। 14 वर्ष से कम वाला आएगा तो अनुच्छेद 24 करना है। और बाकी जो एक सिंपल में आएगा जबरन श्रम प्रतिबंधित करना, या तो बालात श्रम या मानव देह व्यापार जो होता है वो, इसका अनुच्छेद किसने है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को डेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको बैंक सखी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक सखी। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को बैंक सखी के रूप में जाना जाता है। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डेस नामक एक विशेष पायलट योजना शुरू किया था। तो ये किस नाम से शुरू किया था? कि JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। एक बार फिर समझिए, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आपको, क्या है मालूम? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, है ना। तो रूरल एंड डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये सही है कि सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। और सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही है। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है ना, ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा AW। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AW। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26 से। ठीक है, यहाँ से क्या है, कुछ मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सॉल्यूशन
जो है इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, बस उतना करिए, आपका काम हो जाएगा। वो आपको करना क्या है, डेली एक सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 12 सेट का आया था प्लेटफॉर्म का, उसका डेली मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। फिर उसको अगर कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। उसका मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ और रीजनिंग का कम से कम 2 बार बनाइए, ठीक है। वो अगर बना लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा उसका जो बनाने का थ्योरी होता है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ आपके अंदर काफ़ी हो जाएगा और आसानी से मिनटों में सभी क्वेश्चन को बनाने लगिएगा, ठीक है। तो पहला काम बनता है मैथ रीजनिंग के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाइए, ठीक है। उसको बनाइए, बाकी सेट से ही रीजनिंग बनाइए। रीजनिंग ज़्यादा पढ़ने की अलग से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, बस सेट का ही पूरा सोल्यूशन उसको कीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में। एक वस्तु का भार द्रव में 16 न्यूटन है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 6 है। वस्तु का भार जल में क्या है यदि वस्तु का भार वायु में 40 न्यूटन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 न्यूटन होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व बराबर सूत्र होता है कि विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है, ये जो दिया हुआ है वायु में भार, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है वायु में भार माइनस होता है जल में जो भार दिया हुआ है, द्रव में जो भार है यानी कि वायु का भार और जल का भार यानी कि अंतर होता है। अब बटा में फिर वही लिखेंगे जो वायु का भार होगा, यानी कि फिर दूसरा वाला जैसे 40 यहाँ दिया हुआ है और दूसरे वाला का ही पूछा है वस्तु का भार जल में क्या है, तो उसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो x का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर किए गए प्रयोगों का उपयोग में निम्न अवलोकन किए गए हैं। तो क्या किया गया? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब एक प्रबल चुंबक किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बढ़ जाता है, ये सही है, ठीक है। कुंडली में प्रेरित धारा की प्रकृति प्रत्यावर्ती धारा की है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ क्या है, सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन जो है में क्या समान है? तो इसमें समान है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सभी का समान है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समान वर्ग में होंगे? तो समान वर्ग में कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ए, सी और डी, है ना। ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूची, इसमें क्या मिलाना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ग्लूकोकार्टिकाइडस जो है इसका संबंध किससे? तो ये होगा, इसका संबंध हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। ग्लूकोकार्टिकाइड्स का हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर आपका कैल्सीटोनिन का संबंध है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। कैल्सीटोनिन थायराइड ग्रंथि से, और एड्रीनेलिन जो है, एड्रीनेलिन का आपको हो जाएगा एड्रीनेलिन, इसका हो जाएगा एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और बौनापन का हो जाएगा इसका सोमेटोट्रोपिन, है ना, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो बौनापन जो होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के कारण होता है। अब इसको थोड़ा सा आसान कैसे बनाएंगे, देखिए एड्रीनेलिन है तो एड्रीनेलिन वाला ये एड्रिनल मेडुला में चल जाएगा, ठीक है, एड्रिनल मेडुला। और ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स आएगा यहाँ, देखिए कॉर्टिकाइडस, है ना। तो कॉर्टिकाइडस से रिलेट करना है ये कॉर्टेक्स का, यानी 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करना है, कॉर्टिकाइडस का कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा 1 2, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब जैसे क्या है, कभी कभी आप अगर नहीं भी जानते हैं, जो चीज़ें नहीं भी पढ़े हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों में थोड़ा सा अगर एक भी याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। जैसे कि ग्लूकोकार्टिकाइडस, ठीक है, इसका मालूम है कि हमको कॉर्टिकाइडस यानी कॉर्टेक्स से होगा, ठीक है। इसको याद कर लिए
तो 1 का 4 हो गया। अब 1 का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बाकी आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर कन्फर्म ए ही होगा, क्योंकि 1 का 4 जो है ऑप्शन नंबर एक ही में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक ही में है, ठीक है। तो ग्लूकोकार्टिकाइडस जो है ये कॉर्टेक्स, ग्लूकोकार्टी यहाँ से भी रिलेट करना है, आसान याद हो जाएगा। ग्लूकोकार्टिकाइडस ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा, यानी 1 का 4 जैसे हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? सबसे ज़्यादा था कहाँ? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखना है दिल्ली में है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। इंदिरा दीदी यानी इंदिरा गांधी दिल्ली में। नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी विभाग जो है ये के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वदेश, है ना, स्वदेश इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कौन सी परियोजना है? तो स्वदेश परियोजना है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो शास्त्रीय भाषा 2014 में घोषित किया था ये किसको? तो ये किया गया था ओडिया को, है ना, ओडिया शास्त्रीय भाषा को ये 2014 में शास्त्रीय जो भारत का शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, ठीक है। देखिए भारत का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 6 भाषाओं को, 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और वो कौन कौन सा है? तो वो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। और कभी कभी वर्ष पूछ लिया जाता है तो आपको वर्ष भी याद रख लेना है। जैसे आपको क्रम से बताते हैं, पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला था, और मलयालम को 2014 में, और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है डेस नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है कौन सा? तो ये है आपका लोहित नदी। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है मालूम? तो याद रखना है सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। याद ऐसे रख लेना है सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, यानी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यही तीनों जो है, जैसे कि ऑप्शन में रहेगा तीनों में से कोई, तो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी, सत सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये भारत में नहीं उसका उद्गम स्थल है, बाकी कहाँ है? तो तिब्बत में है ना, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, कहाँ? असम में है, ठीक है। और ढौला सदिया पुल कहाँ है? जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, तो ढौला सदिया पुल भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम क्या मालूम? तो माजुली द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो उमानंदा द्वीप है, और दोनों संयोग से असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण ये हुआ था चंदेल राजाओं ने करवाया था ना, चंदेल वंश के शासक द्वारा किया गया था। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। और खजुराहो के मंदिर परिसर में ही एक है कनरिया महादेव का मंदिर। तो कनरिया महादेव का मंदिर पूछे कहाँ है? तो वो भी खजुराहो में, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया में भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज का जो लेखक है वो कौन है? तो महात्मा गांधी है। जैसे हिंद स्वराज हो गया, या तो नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, ये सब पत्रिका, हरिजन पत्रिका हो गया, ये सब पत्रिका के संपादक कौन है?
तो महात्मा गांधी है। इंडियन ओपिनियन के भी महात्मा गांधी है। और एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो गांधी जी है। तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव ये किस क्षेत्र में पड़ा था, तो ये पड़ा था बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ आप लोगों जो नहीं मालूम है जिनको, उनको बता दें कि जो एक वीडियो सुबह भी अपलोड किया जाता है जिसमें अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर और जीके जीएस की ज़बरदस्त उसमें तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग उससे नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। उसमें काफ़ी डिटेल में और जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके पूछे जाने की 100% संभावना है और निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, वही सब प्रश्नों को उस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे लंबा संविधान जो है ये भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा या लंबा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला जो है लिखित संविधान ये किस देश का था, तो वो था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का, तो वो है ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। यानी 3 प्रश्न इसी टाइप का हो गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, और सबसे पहला जो है लिखित संविधान वो अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान अलिखित में हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा जो कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ जाना जाता है, तो सिक्किम में इसे सागा दावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रवि कृति निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक को की प्रशस्ति की रचना की है। तो ये किया है किसका मालूम, ये है पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय की जो है ऐहोल अभिलेख है ना, ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आपको बताए थे कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऐसे याद करवाए थे। ऐहोल यानी कि एक होल है, छिद्र है, एक होल है, किसमें है, तो पुल में। ऐहोल है किसमें, पुल में। यानी कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसका जो रचना किसने किया था, तो रवि कृति ने किया था। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा जीके जीएस का 61 में। 61 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो सूक्ष्म वित्त जैसी यानी वित्त यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो कौन सा नहीं है, तो ये उज्ज्वला योजना नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो वो एलपीजी गैस सिलेंडर से। ठीक है, बाकी इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम ये सूक्ष्म वित्त से संबंधित है, जैसी है जनधन योजना है, जीविका परियोजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 20 का 2 में है, अनुच्छेद 20 का 2 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21.8% है। ठीक है, जनगणना की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुआ था, तो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और जो नियमित जनगणना है, जो कि दशकीय जनगणना शुरुआत हुआ था, वो शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, तो माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, माल्थस ने। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोन्नानी है ना, पोन्नानी। नेक्स्ट है किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है, तो पंचम के नाम से जाना जाता है आर.डी. बर्मन को। आर.डी. बर्मन को पंचम के नाम से जाना जाता है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है,
जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के रूप में जाना जाने लगा। तो ये है रामकृष्ण परमहंस कौन था, तो ये थे गदाधर चट्टोपाध्याय, है ना। गदाधर चट्टोपाध्याय को ही रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। और रामकृष्ण परमहंस कौन था मालूम, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु पूछे कौन थे, तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। नेक्स्ट है 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 5 स्वर्ण पदक जीता था। करेंट अफेयर में अभी याद रखना है आपको कि 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है उसमें भारत कुल कितना पदक जीता है, तो 6 पदक जीता है। ठीक है, 1 सिल्वर मेडल है और 5 कांस्य पदक है। सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। अच्छा, 2024 में है ये भारत किस स्थान पर रहा था, 71वें स्थान पर रहा था। और 2020 में जो ओलंपिक हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, उसमें कुल कितना पदक जीता था, तो उसमें 7 पदक जीता था। ठीक है, यानी 6 इस बार है और यानी 1 कम हो गया पहले ही, यानी कि 2020 वाला ओलंपिक है उसी में 7 पदक जीता था, इस बार 6 पदक ही जीत पाया। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो 2020 में 7 पदक जीता था, 1 स्वर्ण पदक जीता था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक था 2020 वाले में ना, 1 2 का 4 यानी 7 पदक। और इस बार जो है 6 ही पदक जीत पाया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। और अमेरिका से ही लिया गया था क्या, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरावती नदी का एक महाजलप्रपात है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा मालूम, वो है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में ही है, और जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है। तो सबसे ऊंचा है कुंचिकल, है ना, कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है, तो कौन सा कारण इसमें नहीं है, तो वो है कि इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। ये इसका कारण नहीं है कि अंतिम वस्तुओं को क्या है, अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है कि जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है कि इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है, तो इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। समूह यानी कि ये वर्ग बोलते हैं, समूह हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 15वें समूह में रखा गया इसको, और तीसरे आवर्त में रखा गया है। यहाँ मिलेगा आपको जैसे फास्फोरस। ठीक है, 15वें समूह में और तीसरे आवर्त में 7 आवर्त होता है। ठीक है, और कितना 18 वर्ग होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था। ठीक है, और मेंडलीफ का जो है तत्वों को किस प्रकार सजाया था, तो वो परमाणु भार के अनुसार वो सजाया था, और जो हेनरी मोसले है वो तत्वों के जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार वो सजाया है। नेक्स्ट है तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है, तो ये भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्किन का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए CnH2n। CnH2n। अब यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा जाता है, एक एल्किन हो गया और एक पूछेगा एल्केन, एल्केन का सूत्र कौन सा है, और एक पूछेगा एल्काइन, एल्काइन का सूत्र को क्या होता है। ठीक है, अब इस तीनों को आपको याद रख लेना है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आपके पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एल्किन, एल्किन क्या होगा, सबसे सिंपल हो गया CnH2n, ये सिंपल हो गया CnH2n। अब खेल होता है इसमें एल्केन, तो एल्केन जब करेगा ये तो इसमें +2 करना है, एल्केन में हो गया तो ये +2 वाला हो जाएगा, सेम वही होगा। देखिए पहले वाला CnH2n होगा, CnH2n है +2 कर दिया तो ये हो गया एल्केन। ठीक है, फिर आएगा एल्काइन, एल्काइन मतलब
माइनस वाला, जैसे होता है ना माइनस एल्काइन, वैसे थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं तो आपको याद रहता है। एल्काइन यानी कि माइनस वाला, ये CnH2n तो रहेगा ही, -2 ये हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, फिर समझिए, देखिए एल्किन जो होता है सिंपल सबसे जो होता है बेसिक वाला, वो एल्किन हो गया CnH2n। ठीक, अब बोलेगा एल्केन तो +2 कर देना है, और एल्काइन बोलेगा तो -2 कर देना है, एल्काइन में -2। नेक्स्ट है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म सामान्यतः समान होते हैं। तो ये समान होता है कौन, बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक है, बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 प्रश्न है जो कि यहाँ से पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाएगा कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड ने दिया था। अब अष्टक का नियम है क्या, इसका नियम ये है कि कोई भी तत्व यानी कि हर 8वां तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के गुण धर्म के जो समान होगा। ठीक है, तो हर 8वां तत्व पहले वाले तत्व के जो गुण है या तो क्वालिटी है जो भी हो सब समान होगा पहले तत्व के अनुसार, हर 8वां तत्व, यानी कि पहला जो है ये 8वें के समान होगा। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो वो भी आपको याद रखना है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तीसरा तत्व जो है वो अगला किस तत्व के समान होगा, तो किस तत्व के समान हो जाएगा, तो 10वें तत्व के समान होगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना है। जैसे इसका नियम क्या, अष्टक नियम, यानी जो पहला तत्व है वो हर 8वां तत्व जो है पहले के समान होगा। तो इसमें कितना जोड़ा, 8 आया, 7। ठीक है, तो जब भी कुछ भी पूछे आपसे तो आसानी से बना दीजिएगा। तो बोला कि तीसरे जो किसके समान होगा, तो इसमें प्लस जोड़िए तो 10 आ गया, 10वें के समान होगा। ठीक है, तो मान के चलिए अगर पूछा कि 13वां जो तत्व है उसका पीछे कौन सा तत्व उसके समान होगा अष्टक नियम के अनुसार, तो इसमें 7 घटा देंगे तो 6 है ना, 7 6 13 हो जाएगा, +7 करेंगे तो यानी बीच में +7 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है किस तत्व तक सही पाया गया है, तो कैल्शियम तक। ठीक है, ये भी याद रखना है, कैल्शियम तत्व, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा और ये सीसा और ये है आपका सोना। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे जो अभिक्रियाशील तत्व होता है वो एक बार याद कर लीजिएगा, इससे जब भी क्वेश्चन पूछेगा और इससे क्वेश्चन आता है तो आपको कितनों भी घुमा घुमा के बार बार अलग अलग तत्व दे के पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे जो अभिक्रियाशील तत्व सबसे अधिक किसका होता है, तो वो होता है पोटेशियम का। ठीक है, ऊपर से लिखते आ रहे हैं घटते क्रम में, पोटेशियम हो गया, उसके बाद होगा सोडियम, उसके बाद होगा कैल्शियम, उसके बाद होगा मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है आपका जिंक, उससे भी कम है किसका, लोहा का, फिर आएगा उससे कम है टीन का, उससे कम है आपका सीसा का, फिर है आपका हाइड्रोजन का, फिर है कॉपर, फिर है पारा। ठीक है, और फिर है चांदी, और सबसे कम होगा फिर सोना, है ना, चांदी और सोना। ठीक है, तो सबसे कम कई बार ऑप्शन में मालूम, जैसे कि पोटेशियम यहाँ दिया हुआ, के दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे एक ही ऑप्शन में कई बार रहेगा के, तो आप सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो के देखते के साथ ही सबसे ज़्यादा के का होना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम का होना चाहिए, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लीजिएगा इसके अनुसार से, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कैल्शियम के बाद फिर यहाँ पर एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम का अधिक होता है लोहा से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम का जो है ये लोहा से अधिक है। ठीक है, एल्युमिनियम का लोहा से अधिक है, फिर सीसा से अधिक है लोहा का, है ना, यहाँ पर देखिए सीसा यहाँ है, लोहा उसके ऊपर है, फिर सोना का सबसे नीचे है। तो अभिक्रियाशीलता इसको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार याद रखना आपको, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, फिर है आपका जिंक, फिर लोहा, टीन, सीसा, उसके बाद हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सबसे नीचे सोना। ठीक है, तो ये इतना लिख लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है
इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। ये क्या है? ये पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है। बाकी ये सब है। उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों की तकनीक की शुरुआत करना, किसानों की को भूमि नीति का परिचय और सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय, यानी कि डी वाला नहीं है। अच्छा, कृषि का विकास से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य था उद्योगों का विकास, है ना, औद्योगिकरण। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बार बार बताते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और 1966 से 69 जो है ये योजना अवकाश कहलाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये कई बार पूछा गया है कि योजना अवकाश की अवधि है, तो यही है 1966 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और पंचवर्षीय योजना में याद रखना है आपको, जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, दुर्गापुर है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये सब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ? तो गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और सुबह वाली क्लास में आप जरूर जुड़िएगा, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है। तो इसमें कितना कार्बन होता है? तो 0.02% होता है। ठीक है, अब भू प्रॉपर्टी में यहाँ से 3-4 प्रश्न आता है मालूम कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। अगर पूछे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम। ठीक है, और देखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो धातु है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन से कम रहता है आपका एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाना धातु एल्युमिनियम, और सबसे ज़्यादा पाया जाना दूसरा धातु पूछे तो वो है लोहा। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ऐसे याद कर लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु हो जाता है, इसलिए धातु पूछेगा तो होगा एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, और चौथे नंबर पर है लोहा। ठीक है, तो ये चारों तत्व जो है सीरियल से क्रम में है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, फिर है एल्युमिनियम, फिर है लोहा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको याद ऐसे रख लेना है, चारों ये तत्व को आसी एलो, यानी कि आसी हो गया ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम, लोहा। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा तत्व तो ऑक्सीजन हो गया, सबसे ज़्यादा धातु तो एल्युमिनियम हो गया, सबसे ज़्यादा दूसरा धातु तो लोहा हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी है ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। और सूर्य, ब्रह्मांड और तारा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की भू सीमाएँ जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत का जो सीमा है, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है? तो 7 देशों के साथ लगा हुआ है। कौन कौन सा है? तो आपको याद होगा क्या? तो बचपन में MBA किया है ना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये हो गया बचपन में MBA, यानी कि म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, और ये सुंदर इतना अच्छा ट्रिक है कि ये सीरियल से भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा जो लगता है ये बांग्लादेश का, उसके बाद लगता है चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, और सबसे कम सीमा लगता है भारत के साथ किसका? अफगानिस्तान का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मालूम क्या? बिहार SSC CGL में ही देखिएगा 2022 वाले पेपर में, उसमें पूछा गया था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है जो है वो किस देश के साथ सबसे कम लगता है? तो सबसे कम किसका लगेगा? तो अफगानिस्तान का लगेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान था ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में था ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया था उसका? भूटान। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगर पूछ दिया कि भारत की सीमा से लगा जो है सबसे कम सीमा कौन सा देश शामिल करता है, साझा करता है, कौन सा सबसे कम सीमा साझा करता है? तो वो अफगानिस्तान है। ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान नहीं है तो आंसर क्या होगा? भूटान है। अगर भूटान भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कौन? तो वो बांग्लादेश करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो याद रखना है 7 देश है ना 55 में MBA किया, और जो समुद्री सीमा से साझा करता है वो कौन है? श्रीलंका और मालदीव है। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण विकास, है ना, उद्योगों का विकास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहली पंचवर्षीय योजना क्या था? कृषि का विकास। नेक्स्ट है जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो उसे देश विधानमंडल कहा जाता है, तो उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, और द्विसदनीय विधानमंडल जो है ये कितने राज्यों में है अभी मालूम? तो ये 6 राज्यों में है। कौन कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, और 2 राज्य कौन कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना कि किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है और कहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन में ये सब रहेगा, तो ध्यान रखना है ये 6 राज्यों में है, और इसके अलावा जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा कि वहाँ नहीं है और कहाँ है, तो ये 6 राज्यों में है। ठीक है, तो 6 राज्यों में जो द्विसदनीय विधानमंडल है वो ये सब जो है 6, वो इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो 4 राज्य ऐसे याद रखना है, महा, आंध्रा, बहरा, काना, ये 4 राज्य हो गया। महा यानी महाराष्ट्र, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, बहरा, काना यानी बिहार और कर्नाटक, ये 4 राज्य हो गया। महा, आंध्रा, बहरा, काना 4 राज्य। उत्तर तेलंगाना, तो ये 6 वो आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना, उत्तर तेलंगाना, उत्तर तेलंगाना, यानी कि ये 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो आसानी से उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। महा, आंध्रा, बहरा, काना यानी 4 राज्य खत्म, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहरा, काना यानी बिहार, कर्नाटक, उत्तर तेलंगाना, तो ये 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था कि एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक है उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में ही मौलिक कर्तव्य भी है, और अनुच्छेद 21 के ए ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है वो अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 97 में क्या है? लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने वर्ष तक का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा से कई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल हो गया, ये जनरली क्या होता है? 5 वर्ष होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं लोकसभा, ये है राज्यसभा। ठीक है, यहाँ लोकसभा का हो गया 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और इसी तरह सेम आपको हो जाता है राज्य वाला में। ठीक है, जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो सेम राज्य वाले में हो जाता है। जैसे यहाँ पर राज्य वाले में क्या हो जाएगा? विधान सभा हो जाएगा, और यहाँ विधान परिषद लिख दीजिए। सेम जो क्राइटेरिया है होता है। ठीक है, राज्य वाले में, यानी कि जैसे विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, तो सेम होता है जैसे केंद्र में, उसी तरह राज्य में होता है ये विधानसभा और विधान परिषद, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार? तो 3 संतुलित आहार देने चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। तो अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था?
1856 में किया था। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ये क्या विलय नीति यानी हड़प नीति के अंतर्गत आता है। तो हड़प नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। विलय नीति पूछे, हड़प नीति पूछे तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, जिसके समय भारत में पहली बार रेल भी चला था 1853 में। लॉर्ड डलहौजी का ही कार्यकाल था 1848 से 1856 तक था। ठीक है, जिसमें 1853 में पहली बार भारत में रेल चला था। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 116 में आएगा। एक 116 में क्या है कि क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो इसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा, मानव का गुणसूत्र कितना होता है? तो होता है 46, यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक है, और गुणसूत्र जो होता है, लैंगिक गुणसूत्र पूछे कितना होता है? 2 होता है, X और Y, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र जो होता है वो होता है 2, और अलैंगिक गुणसूत्र होता है 44, यानी कि 22 जोड़ा। तो ये हो जाता है 44 2 46 हो जाता है। ठीक है, तो लैंगिक गुणसूत्र होता है XY है। ठीक है, जिसमें क्या है XX अगर मिलता है तो लड़की होता है और XY तो लड़का होता है। ठीक है, तो महिलाओं में क्या होता है? XX होता है और पुरुष में XY होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो नाइट्रोजनी जब आया तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? देखिए, नाइट्रोजनी में यूरिया तो होगा, है ना, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी होगा, ये अमोनिया भी होगा। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये क्या है? पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे दूधों में और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आएगा, किस अम्ल के जो जमाव के कारण, यानी सिंपल आता है किसके कारण, जो कि धावक का, यानी कि दौड़ते हैं ना तो मांसपेशियों में जो थकान जो आ जाती है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, किन अंगों में वृद्धि और विकास के बाद गर्भ बन जाता है? तो ये भ्रूण का जो विकास होता है वही बनता है क्या? फोइटस, ये गर्भ बनता है। नेक्स्ट है, प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, और महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एशिया महाद्वीप क्या सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया। नेक्स्ट है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो ये पोलैंड पर है ना, ये पोलैंड पर आक्रमण से ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था, तत्कालिक कारण क्या था? नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, यही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ये पहली विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 18 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में। और 1939 से 45 में जो हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जापान पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो देश और राजधानी से हमेशा याद रखना है, बिहार के एग्जामों में देश और राजधानी निश्चित रूप से 3 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान रखना है। और पड़ोसी देश का जो है सब चीज़ याद रखना है, राजधानी, मुद्रा और देश भी, मतलब कि भाषा है ना, उसकी आधिकारिक भाषा भी याद रखना है। यहाँ पर क्या है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है। ठीक है, लुआंडा, तो ये सही है। ठीक है, इसको याद भी ऐसे रख लेना है ताकि आप कभी भूले नहीं कि अंगोला, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि लुआंडा है ना, अंडा क्या होता है? लगभग गोल होता है। ठीक है, तो गोला जैसा होता है अंडा, गोला जैसा होता है अंडा, यानी अंगोला की राजधानी है लुआंडा। मॉरिशस की राजधानी यहाँ दी है विंडहोक, जो कि गलत है क्योंकि मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। तो पूछा कि मिलान असत्य कौन सा है? तो यही वाला असत्य है। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। और विंडहोक जो है ये नामीबिया की राजधानी है, विंडहोक जो है नामीबिया की राजधानी है।
बाकी ये मोरक्को की राजधानी रवात, ये सही है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, ये सही है। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन है? तो इसका है अनीता देसाई, है ना। अनीता देसाई ने फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है मई 2024 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आर लक्ष्मी कंठराव, ये कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह है शक्तिकांत दास है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ था। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक पूछे तो आरबीआई है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई ही करता है। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था मालूम? तो वो था सीडी देशमुख। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो ये किया है नाओरेम रोसिबीना को। नाओरेम रोसिबीना को वर्ष 2023 की पहली महिला वुशु एथलीट घोषित किया है, मतलब 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है नाओरेम रोसिबीना को। नेक्स्ट है कंप्यूटर की संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ संक्षिप्त जो कंप्यूटर से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है GUI क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और USB का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का क्या होगा? एक आता है रैम और एक आएगा रोम। ठीक है, तो रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो चलाया गया है, तो केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है डेंगू की रोकथाम और सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। क्या आंसर? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। नेक्स्ट है भारत किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जापान। ठीक है, पहली बार अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है, तो ये जीता है जापान। जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। और जापान जो है करंट अफेयर में याद रखना है कि 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जापान ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्ष 2024 में रतन टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 भी मिला है और PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार भी मिला है। यानी आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। 146 में क्या? तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों में श्वसन जो होता है वो श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। देखिए बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है तो तिलचट्टा से प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, तो तिलचट्टा से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको रट के रखना है। तिलचट्टों में श्वसन जो है ये श्वास रंध्रों द्वारा होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग वो कौन सा है? तो तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग है मालपिघियन नलिकाएं। मालपिघियन याद रखना है इसको। मालपिघियन नलिकाएं जो है ये तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग है। नलिकाएं, मालपिघियन नलिकाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तिलचट्टा का पूछेगा कि उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मालपिघियन है ना, मालपिघियन नलिकाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो पहला क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ये सही है
क्योंकि अमाशय में ही ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये सब खेला करता है ये। फिर दूसरा क्या है, श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये सही है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। फिर चौथा क्या है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, ये सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है बुझा हुआ चूना बनाना, ये भी है, और प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, और शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, 1 2 3 सभी। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। तो आपको मालूम है ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, याद रखना चाहिए हमेशा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में ये सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा, इस समय क्या है, खट्टे फलों में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो एसिटिक सिरका में एसिटिक, ये तो हमेशा हमेशा रट के रखना है, बार बार पूछा जाता है। सिरका में एसिटिक यानी एक का सी हो जाएगा, एक का सी। ठीक है, एक का सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका, एक का सी और दो का एक, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और 3 का है बी जो कि संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है। तो विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है, उसमें यह है रेडवुड है। ठीक है, कौन सा है, तो रेडवुड है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 6 का पूरा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।